हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। एनालॉग कम्युनिकेशन की सेकेंड यूनिट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन क्यों रिक्वायर्ड है ये आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है अगर आप मेंस लिख रहे हैं, सब्जेक्टिव आंसर लिख रहे हैं, एज वेल एज जब हम अपना वाइवा फेस कर रहे हो या इंटरव्यू फेस कर रहे हो तो भी ये कंसेप्चुअल डिस्कशन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो आज इसे डिस्कस करते हैं। तो तीन मेजर रीजन रहेंगे। पहला मेजर रीजन ये है कि अगर हम सिग्नल ट्रांसमिशन को एंटीना से रेडिएट करके सिग्नल का ट्रांसमिशन एंटीना रेडिएशन से फ्री स्पेस में लॉन्ग डिस्टेंस तक अगर हम भेजना चाह रहे हैं तो हमें मॉड्यूलेट करना होगा। हम अपने ओरिजिनल सिग्नल को अगर सीधा ही किसी मीडियम पे डाल रहे हैं तो उसकी एक लिमिटेड रेंज है, तो फ्री स्पेस को मीडियम बना के लॉन्ग रेंज तक एंटीना के थ्रू भेजेंगे तो मॉड्यूलेशन चाहिए। दूसरा ये कि अगर आपको अवेलेबल मीडियम पे मल्टीपल सिग्नल्स को भेजना है तो भी आपको मॉड्यूलेशन करना होगा। एंड द प्रोसेस इज डिफाइंड एज अ मल्टीप्लेक्सिंग, जब आप मल्टीपल सिग्नल्स को एक मीडियम पे भेज देते हैं बिना एक दूसरे को इंटरफेयर किए, तो मल्टीप्लेक्सिंग, एंटीना हाइट। तीसरा जो आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं दैट इज नैरो बैंडिंग। तो ये सब चीजें क्या है वन बाय वन हम एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये बेसमेंट सिग्नल था, ये मान लेते हैं कि मेरा वॉइस सिग्नल है, तो ये प्लस माइनस 2.1 किलोहर्ट्ज तक मेरी जो वॉइस है वो रिजाइड कर रही है। वॉइस पावर हमने पढ़ा है ना, वॉइस सिग्नल जो है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलोहर्ट्ज तक मान लेते हैं ना, और जबकि ह्यूमन का जो स्टैंडर्ड सिग्नल है वो 3 से 4 किलोहर्ट्ज तक मैक्सिमम आपको ऑडिबल सिग्नल मिल जाता है। तो ये स्टैंडर्ड रेंज है और ये आपका रियल टाइम सिग्नल होगा। तो इस रेंज का ऑडियो हमेशा जनरेट होता है, कोई भी सोर्स हो, चाहे कोई गाना चल रहा हो, चाहे कोई वीडियो लेक्चर चल रहा हो, या चाहे कहीं पे इंस्ट्रूमेंट हो, तो किसी भी तरीके की वॉइसेस, ऑडिबल वॉइसेस इस रेंज में आपको मिल जाएंगी। इस सिग्नल को आपने मॉड्यूलेट किया तो ये कैरियर जो कि मान लेते हैं आपका 100 किलोहर्ट्ज था, ठीक है, 100 किलोहर्ट्ज की आपने कैरियर पे इसको मॉड्यूलेट किया, तो ये 100 किलोहर्ट्ज और माइनस 100 किलोहर्ट्ज पे ये आपका जो स्पेक्ट्रम है वो शिफ्ट हो गया। किस तरीके से फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग होती है मॉड्यूलेट करने पे, ये हमने बेसिक तो फोरियर की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपका बेस बैंड जो है वो शिफ्ट हो जाता है। अब 100 किलो के आगे 100.2 और 97.9 इस रेंज में आपका जो स्पेक्ट्रम है वो शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो पहले अगर आपको इस सिग्नल को भेजना था तो आपको ये फ्रीक्वेंसी का प्रोसेसिंग करना था, अब आपको इस फ्रीक्वेंसी का प्रोसेसिंग करना है। आपको प्लस माइनस 2.1 के का सर्किट बनाना था, अब आपको 100 प्लस 100 के प्लस माइनस 2.1 के का सर्किट बनाना है। ऐसा नेटवर्क बनाना है जो इसको प्रोसेस कर सके, और पहले ये था। तो यहाँ पे एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी सिग्नल जो है वो एंटीना के थ्रू रेडिएट हो सके, तो उसके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट सेज एंटीना लेंथ L शुड बी इन द रेंज ऑफ लैम्डा बाय 10। लेंथ ऑफ एंटीना इन द रेंज ऑफ लैम्डा बाय 10। जब हमने यूनिफॉर्म प्लेन वेव पढ़ी या जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ते हैं तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। तो ये जो आपका अगर एक सिंपल वायर है और आप ये चाहते हैं कि इसमें अगर आप एक टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक सिग्नल अगर आप इसमें फीड करेंगे तो इसके चारों तरफ टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, और वो जो जनरेशन है वो फ्री स्पेस में प्रोपोगेट करने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि ये वायर जो है वो रेडिएशन करने लगे, इसका जो सिग्नल है वो फ्री स्पेस में ट्रेवल करके लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंच सके, तो इसकी जो हाइट है वो इसमें फीड किए जाने वाले सिग्नल की वेवलेंथ की रेंज में होनी चाहिए, ठीक है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, बहुत मेजर रीजन है मॉड्यूलेशन करने का। तो अगर मैं अपने ओरिजिनल वॉइस सिग्नल को एंटीना पे फीड करके चाहूँ कि उसे मैं ट्रांसमिट कर दूं, और ये जो मेरा वॉइस है वो AM
ट्रांसमीटर के थ्रू या AM स्टेशन के थ्रू लिसनर्स को मिल जाए तो एंटीना की हाइट कितनी होगी। अगर मैं मेरे वॉइस सिग्नल का 2K का लेंथ निकालती हूँ तो C = F लैम्डा से अगर आप लैम्डा निकालेंगे तो लैम्डा विल बी 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 2K। करीबन आपको 1.5 × 10⁵ 3 ना, हाँ, तो करीबन आपको इतने फ्यू किलोमीटर्स लंबा आपको एक वायर इंस्टॉल करना होगा, ट्रांसमीटर का एंटीना वायर लगाना होगा जो रेडिएट करेगा और फिर वो दूर तक चला जाएगा। तो किलोमीटर की रेंज का एंटीना बनाना और उससे रेडिएशन करके उसे आपको ट्रांसमिट करना इज नॉट पॉसिबल। तो अगर हम इसकी जगह ये सिग्नल भेजें, अब ये क्या हो गया, ये 100 किलो का सिग्नल हो गया, 2 किलो की जगह 100 किलो का हो गया। अब इस रेंज को भेजना है, फ्रीक्वेंसी होगी 100 किलो लमसम में, ठीक है। प्लीज टेक केयर, डोंट फाइंड द मैथमेटिकल और सिंपल माइन्यूट करेक्शंस इन द वीडियो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ओके। तो जब मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे तो ये सारी चीजें अलग तरीके से एक्सप्लेन हो जाएगी। अब अगर हम इसका लैम्डा कैलकुलेट करें तो लैम्डा कितना आ जाएगा, लैम्डा विल बी 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 200K। तो ये आपका ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की रेंज में फिर भी आ गया, ठीक है, 10 की पावर 3। तो 100 किलोमीटर से आपका जो था वो 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर की रेंज में आएगा। इसको 100 किलो से अगर मैं 1000 किलो कर दूं, 1 मेगा कर दूं तो ये आपका 100 मीटर में आ जाएगा। और कम करते हैं अगर आप इसको तो ये आपका 10 मीटर में भी आ जाएगा, 1 मीटर में भी आ जाएगा। तो जैसे जैसे आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे लैम्डा जो है वो कम होता जाएगा और रिक्वायर्ड एंटीना की लेंथ जो है वो कम होती जाएगी। तो इस वजह से प्रैक्टिकल फिजिबल कंडीशन एंटीना इंस्टॉलेशन के लिए हम बना सके, उसके लिए हमें पहला काम ये होगा कि हम लैम्डा को रिड्यूस करें ताकि किसी वायर से ट्रांसमिशन हो सके और वो जो सिग्नल है आपका दूर तक जा सके। अगर आप एक लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल लगाएंगे तो एंटीना इतना लंबा चाहिए, उसी को अगर आप फ्रीक्वेंसी को बहुत हाई मॉड्यूलेट करके हाई फ्रीक्वेंसी पे डाल देंगे तो इतने ही एंटीना से रेडिएशन शुरू हो जाएगा और आप उसे लॉन्ग डिस्टेंस पे रिसीव कर सकते हैं। तो पहला जो रीजन है वो है कि एंटीना की जो हाइट है उसे कम करें ताकि वैसा एंटीना बना सके और ट्रांसमिशन रेडिएशन से करें। इस वायर से रेडिएशन शुरू हो, ये एंटीना की तरह काम करे, उसकी कंडीशन ये है, ठीक है। λ/10 अगर करते हैं तो ये 10 किलोमीटर है, ये आपका λ/10 और कर लेते हैं और कम हो जाता है, जस्ट कंसेप्चुअल डिस्कशन, ठीक। तो पहला काम हो गया रेडिएशन एंटीना से ओरिजिनेट करने के लिए। दूसरा है मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। अब आपका जो वॉइस सिग्नल है वो 2 किलोहर्ट्ज तक या 4 किलोहर्ट्ज तक है और आपने जो चैनल ली, चाहे वो फ्री स्पेस है चाहे केबल है, उस पे आपके पास कुछ 100K, ये आपके पास कुछ 100K की चैनल है, मीडियम है, ठीक है। जैसे हम अगर कॉपर की बात करें तो उस पे कुछ 20-30 किलो 100 किलो तक का सिग्नल, 100 किलोहर्ट्ज तक का सिग्नल भेज सकते हैं। तो एक इतने बड़े मीडियम पे केवल इस रेंज का सिग्नल भेजना इज नॉट द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ दिस चैनल। तो आप क्या करेंगे कि आपकी ये जो चैनल है ये मान लेते हैं आपके पास 100 की है, तो आप 100 किलोहर्ट्ज का मतलब ये मान लेते हैं ये 100 के आसपास है ना, तो ये हो जाएगी 50 किलोहर्ट्ज से लेके 150 किलोहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी सारी इस चैनल पे ट्रांसमिट हो सकती है। तो अगर हम अपने बेसबैंड सिग्नल को सबको मिक्स करके एक ही मीडियम पे डालना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं अभी जो पढ़ा रही हूँ उसका ऑडियो क्लास में या बाहर कोई स्टूडेंट गाना सुन रहा है उसका वॉइस भी, और कहीं पे वीडियो लेक्चर चल रहा है उसका वॉइस भी, अगर आप कोई मॉडिफिकेशन किए बिना कॉपर केबल पे डाल देंगे तो वो सब एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे, उन सब का जो पावर स्पेक्ट्रम है वो ओवरलैप करेगा और रिसीवर पे सुनने वाले को उन तीनों में से कोई भी जो आवाज है, ठीक है, वो क्लियरली नहीं सुनाई देगी और वो नहीं पता लगा पाएगा कि उसका रिक्वायर्ड मैसेज क्या है। तो उसका एक तरीका ये है कि हम अपने बेसबैंड सिग्नल को मॉड्यूलेट कर देते हैं, अलग अलग कैरियर पे मॉड्यूलेट करते हैं। मॉड्यूलेशन का बेसिक
जो आउटकम है वो ये है कि हमारा स्पेक्ट्रम, हमारी पावर अपने ओरिजिनल जगह से किसी कैरियर की जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे ये आपका बेसबैंड सिग्नल यहाँ चला गया। अब अगर मेरे पास एक दूसरा और सिग्नल होता, फॉर एग्जांपल मेरे पास दूसरा एक और सिग्नल होता इस तरीके का, जो कि ऐसे, ठीक है, प्लस माइनस 1.5 के का, ठीक। अगर अब मैं इसको 110 किलोहर्ट्ज पे मॉड्यूलेट करती, ठीक, तो मेरे पास यहाँ पे एक और वेवफॉर्म बन जाती इस तरीके से। ये तो 102 ही है, यहाँ पे 110 किलोहर्ट्ज पे आपको एक और वेवफॉर्म मिल जाती और वो इस तरीके का वेवफॉर्म और आ जाता, ठीक है। तो आपने इस सिग्नल को मॉडिफाई किया, मॉड्यूलेट किया तो ये यहाँ आ गया, इसको मॉड्यूलेट किया 100 किलोहर्ट्ज पे तो यहाँ और आ गया। अब आपके पास अगर आपने मॉड्यूलेट कर दिए तो ये सिग्नल भी यहाँ रिजाइड कर रहा है, ये सिग्नल भी यहाँ रिजाइड कर रहा है और ये एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर रहे। अगर आपको ये सिग्नल सुनना है तो आप अपने रिसीवर को यहाँ ट्यून कीजिए, ठीक। ट्यून करते ही फिल्टर जो होता है वो केवल इस रेंज की फ्रीक्वेंसी को लेता है, आपको केवल ये सुनाई दे देता है। तो आपका बेसिक जो मल्टीपल ट्रांसमिशन और शेयर्ड चैनल का कॉन्सेप्ट है वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आप मॉड्यूलेशन करें तो। और ये जो प्रोसीजर है उसे हम मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं, जिसमें हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन को अलग अलग कैरियर पे मॉड्यूलेट करके और एक कॉमन चैनल पे ट्रांसमिट करते हैं। तो ये कमर्शियली मॉड्यूलेशन का रीजन है, क्योंकि सारा डेडिकेटेड चैनल जो है वो एक ही यूजर को नहीं दिया जा सकता, उसका आपका जो इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन है वो नहीं होगा, ठीक। तो पहला हुआ एंटीना हाइट को रिड्यूस करना ताकि रेडिएशन हो सके और आपका सिग्नल दूर तक जा सके। दूसरा मल्टीप्लेक्सिंग को इंप्लीमेंट कर सकना ताकि चैनल शेयरिंग कर सके, ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। तीसरा आता है नैरो बेंडिंग। नैरो बेंडिंग का मतलब ये है कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी और द रेंज ऑफ प्रोसेसिंग फ्रीक्वेंसी जो है उसको कम कर लेना ताकि जो भी कंपोनेंट्स हमने लगाए हैं वो सारे एक ही सेट सारे सिग्नल को प्रोसेस कर सके। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि मेरा जो सिग्नल है वो 10 हर्ट्ज से लेके 10 किलोहर्ट्ज तक है। इस कंपोजिट सिग्नल को अगर आप एक एंटीना से भेजना चाहेंगे तो एंटीना की हाइट जो 10 किलो को रेडिएट कर सके वो बहुत इनसफिशिएंट है, 10 हर्ट्ज के सिग्नल को प्रॉपर्ली रेडिएट नहीं कर पाएगी। तो एंटीना की हाइट में ऑलमोस्ट 200 फैक्टर का आपका 200 टाइम्स का गैप है और उसे प्रोसेस कर पाना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप एम्पलीफायर काम में ले रहे हैं या फिल्टर काम में ले रहे हैं तो यहाँ से 10 हर्ट्ज से लेके और 10 किलो हर्ट्ज तक का जो है ये जोन जो है वो सारा प्रोसेस हो जाना चाहिए। तो ऐसा कंपोनेंट बनाना जो 10 हर्ट्ज को भी बहुत अच्छे से एम्पलीफाई करते हैं, 10 किलो हर्ट्ज को भी बहुत अच्छे से एम्पलीफाई करते हैं, सर्किट के पैरामीटर्स, उनकी डायमेंशन सब चेंज हो जाती है, तो ये बहुत मुश्किल है। हम क्या करें, इस सिग्नल को मॉड्यूलेट अगर हम कर दें, जैसे 10 हर्ट्ज से लेके 10 किलो हर्ट्ज को बना लिया, 0.01 से 10 किलो हर्ट्ज का मेरा सिग्नल है। अब अगर इस सिग्नल को मैं 1 मेगाहर्ट्ज पे मॉड्यूलेट कर दूं, 1 मेगाहर्ट्ज पे मॉड्यूलेट कर दूं तो मेगाहर्ट्ज की रेस्पेक्ट में ये क्या आ जाना है 0.00001 मेगाहर्ट्ज और ये आ जाना है 0.01 मेगाहर्ट्ज, ठीक। अब आपको 1 मेगाहर्ट्ज की रेंज में बहुत हल्का सा वेरिएशन, मेगाहर्ट्ज की रेंज में ये वेरिएशन बहुत नैरो हो जाएगा और आपका जो कंपोनेंट है वो इन सबको प्रोसेस कर पाएगा। जैसे हम मानते हैं कि मान लेते हैं कि जो मेरा बेसबैंड सिग्नल है वो 10 किलो का है या 50 किलो मान लेते हैं, तो जो कंपोनेंट चाहिए होगा वो यहाँ से लेके 50 किलो तक के सारे, 0 से लेके 50 किलो हर्ट्ज तक का सारी फ्रीक्वेंसीज को प्रोसेस करें। जब हम कंट्रोल सिग्नल पढ़ते हैं तो उसमें जब हम ट्रांसफर फंक्शन पढ़ते हैं किसी डिवाइस का, किसी सिस्टम का, तो किस रेंज में वो कांस्टेंट है, कहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा है, कहाँ पे वो अटेन्यूएशन दे रहा है, तो हमारा जो सिस्टम है उसका ट्रांसफर फंक्शन इस रेंज में कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये बहुत मुश्किल है। अब अगर मैंने इसे मॉडिफाई कर दिया, मान लीजिए 1 मेगाहर्ट्ज पे मॉडिफाई कर दिया, तो जो ट्रांसफर फंक्शन बनेगा वो क्या होगा 1 मेगाहर्ट्ज और ये कितना हो जाएगा 50 किलो हो जाएगा 0.05, तो 1.05 और 0.95 मेगाहर्ट्ज। अब आपका जो सिग्नल है वो इस रेंज में कन्फाइन हो गया।
यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि ये सिकुड़ नहीं गया है, केवल ये स्केलिंग है, ये किलो हर्ट्ज में है, लोअर साइड बैंड है, तो यहाँ पे ये वाइट दिख रहा है। और हाई फ्रीक्वेंसी पे ले जाओगे तो 1 के कंपैरिजन में ये केवल 0.05 मेगाहर्ट्ज हो गया। तो आपने अपने बैंड को उस फ्रीक्वेंसी जोन में नैरो कर दिया है। अब अगर आप इस रेंज में, माइक्रोवेव रेंज में या इस मेगाहर्ट्ज की रेंज में बनाने वाला अगर आपने एम्पलीफायर बनाया है तो वो 1 को एम्पलीफाई करेगा तो 1.05 को भी कर देगा, 0.95 मेगाहर्ट्ज को भी कर देगा। तो आपने उस रेंज में बैंड को नैरो कर दिया। अब इस रेंज के सिग्नल को मॉड्यूलेट करना, उसे एम्पलीफाई करना, उसे फिल्टर करना या सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 0.95 मेगाहर्ट्ज से 1.05 मेगाहर्ट्ज तक कांस्टेंट हो, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बन जाती है। ठीक है, इस रेंज तक कांस्टेंट मिले इसकी पॉसिबिलिटी नहीं रहती, इसकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। ये बैंड नैरो हो गया। नाउ यू कैन इजीली प्रोसेस द सिग्नल और इस एप्लीकेशन को हम बोलते हैं नैरो बैंडिंग। नैरो बैंडिंग का मतलब फ्रीक्वेंसी सिग्नल की नहीं चेंज हो रही है। स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, नैरो बैंड का मतलब क्या, वाइड बैंड का मतलब क्या। ये इस स्केल पे वाइड बैंड है, बैंडविड्थ अभी भी इसकी 50 किलोहर्ट्ज है। ये इस स्केल पे नैरो बैंड है, बैंडविड्थ अभी भी इसकी 50 किलोहर्ट्ज ही है। और ये जो नैरो बैंडिंग है ये रिजल्ट देती है आपको कॉमन प्रोसेसिंग की फैसिलिटी देती है। तो कुछ टेक्स्ट बुक्स में मॉड्यूलेशन किया जाता है कॉमन प्रोसेसिंग के लिए, तो वही नैरो बैंडिंग जो है वो कॉमन प्रोसेसिंग आपको अलाउ करती है। तो मॉड्यूलेशन करने से सर्किट डिजाइन कर पाना, एंटीना डिजाइन कर पाना, बहुत सारे सिग्नल्स को मिक्स कर पाना और प्रैक्टिकल फिजिबल कंडीशन बना पाना जिससे कि सिग्नल को हम ट्रांसमिशन कर सके, वो सारों के लिए मॉड्यूलेशन एक बेसिक नेसेसिटी है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें मॉड्यूलेशन क्यों करना होता है जब हम एक कम्युनिकेशन सिस्टम डिजाइन करते हैं। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।